नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। शिक्षण विधियों की 100 टेस्टों की ये जो सीरीज चला रखी है, इसमें आज हम पेपर नंबर 69 हल करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत ही शानदार 25 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि रीट एग्ज़ाम लेवल 1 के लिए और रीट एग्ज़ाम लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टारगेट है आपके 20 प्रश्नों को सही करने का। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके, गणित सभ्यता का दर्पण है। इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है? सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिएगा, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन होगबेन के द्वारा कहा गया है। और इस कथन का संबंध सभ्यता एवं संस्कृति का, तो साथियों संस्कृति से संबंधित है। मतलब यह जो कथन है यह सांस्कृतिक मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। पहले प्रश्न में आपके पहला ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों में शामिल तत्व नहीं है। डिज़ाइन बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, फीडबैक लेना और परख निर्माण करना। तो इनमें से जब हम पेपर का निर्माण करते हैं साथियों, तो किस चरण को शामिल नहीं किया जाता है? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताइएगा, आपके कौन सा विकल्प दूसरे प्रश्न में सही है। देखिए, जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो डिज़ाइन भी तैयार की जाती है, प्रश्न पत्र की ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और परख निर्माण भी किया जाता है। लेकिन फीडबैक लेना यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण के चरणों में शामिल नहीं किया जाता है साथियों। अतः दूसरे प्रश्न में आपके विकल्प नंबर जो 3 है यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए अध्यापक ने मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम है अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। तो प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न को समझ करके अच्छी तरह से देख करके और इसके सही उत्तर का चयन कीजिएगा साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है? तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपके विकल्प नंबर जो 4 है प्रदर्शन वाला, यही आपका सही उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पर अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है, मानव श्वसन तंत्र का मॉडल दिखाकर पढ़ाया जा रहा है। मॉडल दिखाकर मतलब प्रदर्शन करके। तो इसीलिए साथियों यहाँ चौथा विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 3 में सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके चौथे प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, कुछ समय पर सीधा प्रभाव डालता है। तो पर्यावरण की यह परिभाषा किसने दी है? हॉल ने दी है, स्किनर ने दी है, निम्बर्ट ने दी है और थॉर्नडाइक ने दी है। तो साथियों पर्यावरण से संबंधित ये परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर दीजिएगा। देखिए, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है और वह हम पर सीधा प्रभाव डालती है, कुछ समय नहीं, और वह हम पे सीधा प्रभाव डालती है प्रत्यक्ष रूप से। तो साथियों ये जो परिभाषा है ये निम्बर्ट के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? निम्बर्ट के द्वारा। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। तो 5वां प्रश्न है आपके, शैक्षिक भ्रमण किस विधि का उदाहरण है? निरीक्षण विधि का, आगमन विधि का, प्रयोगशाला विधि का और निगमन विधि का। तो देखो, शैक्षिक भ्रमण बच्चों को हम पठन के लिए साथियों, हमारे मान लो कोई ऐसा टॉपिक किला वगैरह आया और किला वो हमारे नज़दीकी है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है, हमारी पाठ्य पुस्तक में। अब हमने क्या किया, भ्रमण विधि का प्रयोग किया उसको पढ़ाने के लिए कि चलो बच्चों को वहीं पर किला ही दिखाने ले चलते हैं और वहीं ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो साथियों वहाँ पर प्रयोगशाला तो होगी नहीं, ना ही आगमन निगमन विधि, बल्कि वहाँ पर किस विधि का उपयोग हो रहा है? निरीक्षण विधि का। क्योंकि बालक उस स्थान पर जाएंगे और संबंधित जो भी चीज़ है जिसका वो भ्रमण कर रहे हैं वहाँ पर उसका निरीक्षण करेंगे साथियों। तो यह किसका उदाहरण है? फिर निरीक्षण विधि का उदाहरण है। 5वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 6वां प्रश्न देखेंगे। छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानोपयोग से, कौशल से, ज्ञानात्मक उद्देश्य से और अवबोध से।
तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर दीजिए। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही आंसर है? क्या पूछ रहा है प्रश्न आपसे? मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन हो रहा है, तो साथियों समझिएगा बात को। एक तो मानचित्र पढ़ना तो कौशल हो गया, लेकिन उससे जो व्यवहारगत परिवर्तन हो रहा है वो क्या है साथियों? वो अवबोधात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इसलिए छठे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि नहीं यार इसमें तो ये आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा साथियों। बहुत ही कम समय बचा है, क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ निःशुल्क ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। तो चलिए 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर देखो और कहो विधि द्वारा बालक के किस भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? श्रवण कौशल का, उच्चारण कौशल का, पठन कौशल का और लेखन कौशल का। तो 7वें प्रश्न में बताओ भाई, इनमें से श्रवण कौशल सही रहेगा या उच्चारण कौशल सही रहेगा या पठन कौशल सही रहेगा या लेखन कौशल सही रहेगा? तो प्राथमिक स्तर पर बालक देख करके कह रहा है, देख करके कह रहा है तो लिखित रूप तो इसमें कहीं से कहीं तक प्रयोग ही नहीं हुआ, इसलिए लेखन कौशल आपका आंसर नहीं होगा। देख करके कह रहा है तो बोल रहा है ना, तो श्रवण कौशल भी आपका आंसर नहीं है। तो पठन या उच्चारण, 7वें प्रश्न में साथियों देख करके कह रहा है तो ये उच्चारण कौशल का मूल्यांकन यहाँ पर आप कर सकते हो कि बालक चीज़ को, कोई भी जो वस्तु है, चित्र है, उसको देख करके बोल रहे हैं तो उच्चारित कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर उच्चारण कौशल वाला जो विकल्प है इसको ही सही करोगे, प्रश्न नंबर 7 में दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव और वैधता का अभाव। तो देखो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं इनका प्रमुख दोष प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है। तो बताइए साथियों इनमें से 8वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है? देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में व्यापकता का अभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से निर्मित होते हैं। व्यापकता का अभाव तो निबंधात्मक प्रश्नों में होता है। विश्वसनीयता का अभाव साथियों ये भी निबंधात्मक में होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बहुत अधिक मात्रा में विश्वसनीयता पाई जाती है। अभिव्यक्ति का अभाव तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, बल्कि अभिव्यक्ति किस में कर पाते हैं साथियों? हम निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें हम अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसको कर सकते हैं। बाकी वैधता का अभाव भी यहाँ पर निबंधात्मक में होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वैधता का अभाव नहीं होता है। तो 8वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षण विधियों का अर्थ है शिक्षण को शिक्षण सिद्धांतों के आधार पर कराना, शिक्षण को शिक्षण सूत्रों के आधार पर कराना, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना और पाठ्य वस्तु को शिक्षण के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को संप्रेषित करना। तो इनमें से शिक्षण विधियों का सही अर्थ किस विकल्प में दे रखा है साथियों? प्रश्न संख्या 9 में बताइएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। आपके 9वें प्रश्न में देखिए शिक्षण विधियों का जो सही अर्थ होता है वो होता है पाठ्य वस्तु को, जो पाठ्य वस्तु है जिनको बच्चे पढ़ते हैं उसको शिक्षण के माध्यम से रुचिपूर्ण तरीके से छात्रों को संप्रेषित करना, कि बच्चों को हम वो वस्तु पढ़ा रहे हैं तो वो रुचिपूर्ण तरीके से संप्रेषित करें, मतलब उनको समझे किस तरीके से कि उनमें बालक की रुचि बनी रहे। यही शिक्षण विधियों का सही अर्थ प्रकट करता है। तो 9वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है? प्रत्यस्मरण योग्यता का, भावात्मक योग्यता का, सृजनात्मक योग्यता का और बौद्धिकता का। तो देखो रिक्त स्थान वाला कोई सा भी प्रश्न हो सकता है। जैसे यहाँ पर प्रश्न दे रखा है संज्ञा के यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, भेद होते हैं, संज्ञा के भेद होते हैं, और यह रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में हमको पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यह हमारे स्मरण पर आधारित है, अर्थात विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न में सही रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं उनसे किस योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है? प्रत्यस्मरण योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है, बालक की तुरंत अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परीक्षा है। मौखिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और इनमें से सभी। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही है साथियों। देख लीजिए प्रश्न को, पढ़ लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। प्रश्न नंबर 11 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, मौखिक परीक्षण इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि तुरंत अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच, साथियों तुरंत अभिव्यक्ति यहाँ पर और क्रियाशीलता की जांच मौखिक परीक्षण के माध्यम से ही संभव है। तो फर्स्ट विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा सामूहिक वाचन एवं अनुकरण वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? श्रवण कौशल का, पठन कौशल का, वाचन कौशल का और लेखन कौशल का। प्रश्न नंबर 12 में कौन सा रहेगा? पढ़ लीजिए, प्रश्न को दोबारा पढ़ सकते हैं और फिर इस सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे प्रश्न नंबर 12 का। साथियों दूसरा विकल्प सही है आपके पठन कौशल। अब इसको यूँ भी देखेंगे कि भाई दूसरा ही विकल्प यहाँ पर सही क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कक्षा में छात्रों द्वारा सामूहिक वाचन, सामूहिक वाचन मतलब जब सभी बच्चे एक साथ वाचन करते हैं, एवं अनुकरण वाचन, तो सामूहिक वाचन एक साथ वाचन कर रहे हैं, अनुकरण वाचन मतलब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अतः इसमें पठन कौशल का ही विकास होगा, इसीलिए सेकंड विकल्प 12वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरितता, अर्थग्राहिता में त्वरितता, ज़्यादा समय पढ़ना और पढ़ने में मन लगाना। तो साथियों मौन वाचन की गति बढ़ानी है यदि आपको, तो गति बढ़ाने के लिए यहाँ पर पढ़ने में मन लगाना, ज़्यादा समय पढ़ना, ये आपका आंसर नहीं है, बल्कि आपका सही उत्तर होगा अर्थग्राहिता में त्वरितता लाना। त्वरितता मतलब तेजी लाना। यदि हम मौन वाचन मन ही मन में चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उसका अर्थ ग्रहण बहुत ही तीव्र गति से होता है, अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 2 जगह शेयर करिएगा, ये हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। आपके 14वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। आदर्श नाटक प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, रंगमंच प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली। तो इनमें से जो प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है उसका चयन प्रश्न नंबर 14 में करिए साथियों। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो व्याख्या प्रणाली प्राथमिक स्तर पर तो उपयोगी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि व्याख्या प्रणाली में तो जो आपके शिक्षक होता है, शिक्षक के द्वारा जो पाठ है नाटक के रूप में उसकी व्याख्या कर दी जाती है, तो इसमें फिर मज़ा कहाँ है? क्योंकि बाल केंद्रित विधि व्याख्या नहीं है साथियों, तो प्राथमिक स्तर पर इसको अनुपयोगी एवं गलत माना जाता है। देखिए नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है अभिनय कला का विकास करना। साथियों अभिनय कला का विकास प्राथमिक स्तर पर करना है तो रंगमंच प्रणाली नहीं बल्कि कक्षा अभिनय प्रणाली आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इसमें समय भी व्यय नहीं होता है, बालकों में अभिनय कला का विकास भी आसानी से कर सकते हो इस प्रणाली के माध्यम से। किस प्रणाली के माध्यम से? कक्षा अभिनय प्रणाली के माध्यम से। तो 14वें में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां प्रश्न है, रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको दिए गए चारों विकल्पों में से करनी है। के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं? परिचर्चा, पाठ को याद करना, गीत और घटना वर्णन। तो देखो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप, पहली चीज़ तो आपको ये देखना है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप मतलब वह क्रियाकलाप जो कक्षा शिक्षण के बाहर किया जाता है साथियों। तो 15वें प्रश्न में देखिएगा यहाँ पर परिचर्चा, घटना वर्णन, तो ये तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप है जो भाषा सीखने में सहायक रहेंगे। अब गीत और पाठ को याद करना, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों पाठ को याद करना यहाँ पर जो होता है ये पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक नहीं माना जाएगा। सेकंड विकल्प 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, देखो रचो विधि के जनक है सीताराम चतुर्वेदी, श्रीधर व्यास, डॉक्टर वेस्ट और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए किसके द्वारा देखो और रचो विधि का प्रतिपादन किया गया है साथियों? 16वें प्रश्न में कोई नहीं को आप हटा दीजिए। देखिए श्रीधर व्यास के द्वारा व्यास अथवा भाष्य विधि का निर्माण किया गया था।
तो ये भी आपका आंसर नहीं है, बल्कि आपका सही उत्तर क्या रहेगा, सीताराम चतुर्वेदी, जो विकल्प नंबर 1 में दे रखा है। देखो और रचो विधि के जनक किसको माना जाता है साथियों, सीताराम चतुर्वेदी ने ही देखो और रचो विधि का निर्माण किया था। रचना शिक्षण की विधि है ये, किसकी विधि है ये, रचना शिक्षण की। तो प्रथम विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा, वापस दोहरा रहा हूँ मैं इस बात को। तो 17वां प्रश्न है, त्रुटियों का पता लगाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ज्ञानोपयोग उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और अवबोधात्मक उद्देश्य। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 में कौन सा रहेगा कि बालक की त्रुटियों का जो हम पता लगाते हैं, त्रुटियों का पता लगाना एक तरह से निदान भी कहलाता है। क्या कहलाता है, निदान भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि निदान का अर्थ यही होता है त्रुटियों का पता लगाना। तो साथियों ये जिस उद्देश्य के अंतर्गत आता है उस उद्देश्य को अवबोधात्मक उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अवबोधात्मक उद्देश्य के नाम से। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है, क्योंकि जो अवबोधात्मक उद्देश्य होता है इसमें वर्गीकरण करना, बालक की त्रुटियों का पता लगाना, तुलना करना, अंतर खोजना, ये चीज़ें आती है। तो फोर्थ विकल्प ही 17वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18 है, उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य है छात्रों का शैक्षिक उन्नयन, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन, छात्रों की विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों का निवारण और छात्रों की शैक्षिक कठिनाइयों का पता लगाना। तो इनमें से उपचारात्मक शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है उसका चयन प्रश्न नंबर 18 में करो साथियों। कौन सा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। तो देखो उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद में किया जाता है और निदान में तो छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में इन कमजोरियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। अतः छात्रों की विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों का निवारण करना ही उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य होगा। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 क्या पूछ रहे हैं साथियों, पाठ योजना में पुनरावृत्ति पद सोपान कराया जाता है। तो छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु, छात्रों को प्रभावी ज्ञान प्रदान करने हेतु, छात्रों के ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु और इनमें से कोई भी नहीं। 19वें प्रश्न में कौन सा रहेगा आपके। तो देखो जो पाठ योजना होती है इसमें पुनरावृत्ति मतलब दोहरान करना दोबारा से। तो साथियों यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है क्या, जी नहीं साथियों, बल्कि छात्रों को प्रभावी ज्ञान प्रदान करने के लिए पुनरावृत्ति जो पद है यह सोपान कराया जाता है। क्योंकि बालक को जो हमने पढ़ा दिया है अगर उसको हम दोबारा से दोहराएंगे तो उससे उसका ज्ञान कैसा होगा, स्थायी रहेगा, प्रभावी ज्ञान मिलेगा उसको। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, फ्लैनल बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है, लेखन कार्य में किया जाता है, चित्र प्रदर्शन में किया जाता है, फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में किया जाता है और कठपुतली प्रदर्शन में किया जाता है। तो जो फ्लैनल बोर्ड है इसका प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है, प्रश्न नंबर 20 में बताइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 20 में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, चित्र प्रदर्शन करने में। किसके प्रदर्शन में, चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है फ्लैनल बोर्ड के ऊपर और इसी के प्रयोग के लिए साथियों एक दृश्य उपकरण है ये जिस पर चित्र चिपकाए जाते हैं। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 21 को। प्रश्न नंबर 21 है, उद्देश्य कथन का संबंध है, प्रकरण से संबंध है, नवीन ज्ञान से संबंध है, 1 व 2 सही है और इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ, इनमें से उद्देश्य कथन का संबंध किससे होता है साथियों। तो देखो चौथा विकल्प आप यहाँ से हटा सकते हो, आपके सामने 3 ही विकल्प है, प्रकरण, नवीन ज्ञान, 1 व 2 दोनों, ये 3 विकल्प आपके पास बच रहे हैं। अच्छा उद्देश्य कथन, मैंने पिछले पेपर में आपको बताया था कि प्रस्तावना प्रश्न जब हम कर लेते हैं तो जो अंतिम समस्यात्मक प्रश्न होता है उसके बाद में उद्देश्य कथन करा जाता है। साथियों उद्देश्य कथन का जो संबंध है वो किससे होता है, प्रकरण से, क्योंकि उद्देश्य कथन में ही हम बच्चों को क्या बताते हैं, प्रकरण के बारे में बताते हैं कि आज हम इस प्रकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। अतः नवीन ज्ञान से नहीं बल्कि प्रकरण से उद्देश्य कथन का संबंध होता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है साथियों। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 22वां प्रश्न संस्कृत शिक्षण का है, लेकिन सभी को ये हल करना है क्योंकि हिंदी अनुवाद करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें सभी सब्जेक्टों में एक जैसी होती है।
लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते? वस्तुनिष्ठ परीक्षायां, शलाका परीक्षायां, निबंधात्मक परीक्षायां और अंत्याक्षरी परीक्षायां। तो देखो जो लघु काष्ठ खंड जो होता है साथियों, यह किस में किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किया जाता है, शलाका परीक्षा में, निबंधात्मक परीक्षा में या अंत्याक्षरी परीक्षा में? तो प्रश्न नंबर 22 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा शलाका परीक्षा। विकल्प 2 आपके प्रश्न 22 में सही है साथियों। नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणः कर्तुं शक्यते अध्ययनेन परीक्षया पाठ्यपुस्तके और भाषणेन। मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि जो छात्र है उनके ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण यदि आपको करना है तो आप किसके माध्यम से उनके ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कर सकते हो? अध्ययनेन के माध्यम से, परीक्षया परीक्षा के माध्यम से, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। तो बताओ 23वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपके सही है? साथियों 23 में आपके जो राइट आंसर रहेगा, छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण हम परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से? परीक्षा के माध्यम से, क्योंकि परीक्षा भी मूल्यांकन मापन के अंतर्गत ही चलती है। तो विकल्प जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है। एक बात बता दूं आपको, शिक्षण विधियों के अलावा साइकोलॉजी और हिंदी की भी 100 टेस्टों की सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क चल रही है, जो कि रीट एग्जाम 2022 से पहले ही पूर्ण करा दिए जाएंगे साथियों। अभी चल रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहे हैं, ठीक है। नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लगा सकता हूँ, वहाँ पे टच करके भी आप देख सकते हो उन टेस्टों को। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधेयः भवति? पाठ्य पुस्तक विदित, व्याकरण अनुवाद विदित, पाठशाला विदित, प्रत्यक्ष विदित। तो 24वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है? साथियों देखिए, व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधि, यह जो गुण होता है व्यवहार कुशलता का, यह किस विधि का गुण है साथियों, या किस विधि के माध्यम से यह गुण विकसित होता है? तो 24 में देखो, पाठ्य पुस्तक विधि से नहीं होता है, व्याकरण अनुवाद विधि से नहीं होता है, ना ही पाठशाला विधि से, बल्कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसके माध्यम से व्यवहार कौशल का गुण विकसित होता है। तो 24 में आपके 4th विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना साथियों कि कितने प्रश्न आपने 25 में से सही किए हैं, और जिस प्रश्न पर डाउट हो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। भावाभिव्यक्तेः सर्वोत्तम साधनम विद्यते व्याकरणम सूत्रम भाषा श्लोक है। तो एक बार इसका अनुवाद कर लेते हैं। भावों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? व्याकरण है, सूत्र है, भाषा है और श्लोक है। तो साथियों अपने भावों की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। अतः भाषा वाला जो तीसरा विकल्प है आपके 25 का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट होता है आपके 69 टेस्ट। अब आपके 31 टेस्ट आना और बाकी है, जो मैं रीट एग्ज़ाम 2022 से पहले आपको कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।